डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करने से पहले कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन को जानना आवश्यक है। कोशिकीय श्वसन यानी कोशिकाओं में होने वाला श्वसन यह दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन एवं अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, जिसको अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के श्वसन में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा का रिलीज या विमोचन होता है। इस प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो कोशिका द्रव्य एवं जो दूसरा चरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। इस प्रक्रिया को निम्न रासायनिक अभिक्रिया से समझ सकते हैं। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल से ऑक्सीडाइज होता है और हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 686 किलो कैलोरी एनर्जी हमको प्राप्त होती है। अनऑक्सी श्वसन, जिसको अंग्रेजी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के श्वसन में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा का विमोचन होता है। इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं एवं यीस्ट में देखने में मिलता है। यह कोशिका के जीव द्रव्य में होता है। इस प्रकार के श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं होता है। इस प्रक्रिया को निम्न रासायनिक अभिक्रिया से समझा जा सकता है। ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल में चेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में 56 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रकार के जो रेस्पिरेशन है इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसको एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। दूसरा, मांसपेशियों में होने वाला अनऑक्सी श्वसन, जब मनुष्य के द्वारा काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट या एक्सरसाइज की जाती है तो उस समय मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और हमारे शरीर में जो ग्लूकोज उपस्थित होती है, हमारी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज उपस्थित होती है, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। इस स्थिति में ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से लैक्टिक एसिड बनता है। इस प्रकार के जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा तो पायरुविक एसिड बनता है और इस प्रोसेस में 2 ATP जो है हमको नेट गेन होता है। पायरुविक एसिड बन जाने के बाद उसका फ्यूचर क्या होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको फर्दर ऑक्सीजन मिलती है या नहीं मिलती है। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाती है तो इसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है और यह क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा होता है और हमको 36 ATP प्राप्त होती हैं। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है तो फिर इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन लैक्टिक एसिड या इथेनॉल में हो जाता है। जीवों में कोशिकीय श्वसन के जो चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं। पहला ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरा पायरुवेट ऑक्सीडेशन है, तीसरा सिट्रिक एसिड साइकिल है जिसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं, चौथा और जो अंतिम प्रोसेस है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगले जो तीनों चरण हैं उनको पूरा होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया ऑक्सी एवं अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं होती है एवं इसमें CO2 का विमोचन नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के जीव द्रव्य में चलती है। ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इसके बारे में सर्वप्रथम एम्बेडेन, मेयरहॉफ एवं परनास नामक 3 वैज्ञानिकों ने बताया था। ग्लाइकोलाइसिस के पूरे प्रोसेस में कुल 10 चरण होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ATP का जो शुद्ध लाभ होता है वो 2 ATP का होता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ATP का जो टोटल लाभ होता है वो 8 ATP का होता है।
ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 2 अणु NADH2 के भी बनते हैं। आइए ग्लाइकोलाइसिस के हम स्टेप बाय स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का जो पहला चरण है, इसमें ग्लूकोज के अणु का फॉस्फीकरण होता है। इस चरण में हेक्सोकाइनेज एंजाइम मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में कार्य करता है। इस चरण में ATP का एक अणु ADP में बदलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक फॉस्फेट अणु स्वतंत्र हो जाता है और ये स्वतंत्र होकर ग्लूकोज के छठे कार्बन से जाकर जुड़ जाता है, जिससे ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को रॉबिन्सन एस्टर भी कहा जाता है। रॉबिन्सन एस्टर के नाम से कई PMT एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस चरण में एक ATP खर्च होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दूसरे चरण में फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमराइजेशन या समावयवीकरण हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को न्यूबर्ग एस्टर भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के तीसरे चरण में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में कार्य करता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इस चरण में फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ATP का एक अणु ADP में बदलता है और एक फॉस्फेट अणु स्वतंत्र हो जाता है। यही फॉस्फेट अणु फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के पहले कार्बन से जुड़ जाता है और फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनता है। इस चरण में भी एक ATP के अणु का खर्चा होता है। ग्लाइकोलाइसिस के चौथे चरण में फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का एल्डोज एंजाइम की या एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्लीवेज या विदलन होता है, जिसके फलस्वरूप यह 2 यौगिकों में टूट जाता है, जिससे 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड एवं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का एक एक अणु प्राप्त होता है। इन दोनों ही अणुओं में कार्बन एटम्स की जो संख्या होती है वो 3-3 होती है। ग्लाइकोलाइसिस के पांचवें चरण में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के छठे स्टेप में 2 अणु फॉस्फोरिक एसिड के प्रयोग में आते हैं, क्योंकि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के भी 2 अणु बने हैं। फॉस्फोरिक एसिड के अणु से एक फॉस्फेट समूह निकलकर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के पहले कार्बन से जुड़कर 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी चरण में NAD के 2 अणुओं का अपचयन होता है एवं NADH के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कार्य करता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करेगा वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस रिमूव होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के 7वें स्टेप में 2 ATP का उत्पादन होता है। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट के प्रत्येक अणु से एक फॉस्फेट समूह निकल जाता है और 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। फॉस्फेट अणु को ADP के अणु ग्रहण करते हैं। फॉस्फेट समूह ग्रहण करने के पश्चात ADP जो है वो ATP में बदल जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम आयंस की आवश्यकता होती है। इस चरण में कुल 2 ATP का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के 8वें स्टेप में 3-फॉस्फोग्लिसरेट के तीसरे कार्बन पर उपस्थित फॉस्फेट समूह 3-फॉस्फोग्लिसरेट के दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है और 3-फॉस्फोग्लिसरेट के स्थान पर 2-फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। इस चरण में फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम सहयोग करता है। ग्लाइकोलाइसिस के 9वें स्टेप में 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अणु से इनोलेज एंजाइम एवं मैग्नीशियम की उपस्थिति में
एक जल का अणु निकल जाता है और फॉस्फोइनोल पाइरूवेट प्राप्त होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम चरण में फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के अणु से फॉस्फेट समूह ADP से मिलकर पाइरूवेट में बदल जाता है और ATP का निर्माण होता है। यह अपक्रिया पाइरूवेट काइनेज एंजाइम एवं मैग्नीशियम और पोटेशियम की उपस्थिति में होती है। इस चरण में भी 2 ATP का लाभ होता है। इस स्लाइड के माध्यम से आप ग्लाइकोलाइसिस के सारे स्टेप्स को एक साथ देख सकते हैं कि कहाँ ATP यूज हो रहा है, कहाँ ATP हमको प्राप्त हो रहा है और किस स्टेप में कौन सा एंजाइम वर्क करता है। ATP के अगर हम प्रोडक्शन को ग्लाइकोलाइसिस में देखें तो यहाँ पर हमने एक समरी के माध्यम से इसको समझाया हुआ है। ग्लूकोज के एक अणु से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अणु बनता है तो उस समय एक ATP का नुकसान होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के एक अणु से जब फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट का एक अणु बनता है तो इस प्रकार के चरण में भी एक ATP का नुकसान होता है। 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट के 2 अणुओं से जब 3 बाई फास्फोग्लिसरेट के 2 अणु बनते हैं तो इस अभिक्रिया में हमको 2 ATP का लाभ होता है। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के जब 2 अणुओं से पाइरूवेट के 2 अणु बनते हैं तो इस अभिक्रिया में भी 2 ATP का लाभ होता है। NADH के 2 अणु भी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनते हैं और इससे हमें टोटल जो ATP का लाभ होता है वो 6 ATP का होता है। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस में 10 ATP बनते हैं लेकिन 2 ATP का खर्चा हो जाता है, तो इस प्रकार से हमें 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस में प्राप्त होते हैं। नीचे देखिए यहाँ एक नोट दिया हुआ है कि NADH के एक अणु के ऑक्सीडेशन से ATP के 3 अणु प्राप्त होते हैं। अर्थात ग्लूकोज के एक अणु का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पाइरूविक एसिड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं, आप इन रेफरेंसेस की सहायता से फर्दर ग्लाइकोलाइसिस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आपने हमारे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।